शेख हसीना ने नकारा। उन्होंने इस फैसले को पक्षपाती बताया, राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि आईसीटी के पास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। खैर, बांग्लादेश की एक अदालत ने अब 10 प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया। वो कौन सी 5 बड़ी वजह है जिनके चलते शेख हसीना को सजाए मौत और कोर्ट ने सुनाई है? वहीं क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना पिछले साल से ही भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं। इस बीच अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने को है। देखिए ये खास रिपोर्ट। शेख हसीना केस, ढाका में सन्नाटा, अदालत में फैसला और बांग्लादेश पर मंडराता तूफान। दिल्ली नहीं, ढाका, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उन्हीं शहरों जैसी जहां लोकतंत्र और व्यवस्था दोनों सवालों के घेरे में हो। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में चल रही सुनवाई ने पूरे देश को आग की तरह जला दिया है। कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं आगजनी और कहीं लोग फैसले का लाइव टेलीकास्ट देखते हुए कांप रहे हैं। तो क्या हसीना को मौत की सजा होगी? क्या हिंसा और बढ़ेगी? और क्या ये बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ है? चलिए आपको बताते हैं इस हंगामे की जड़ से लेकर सुनवाई तक। अदालत में 17 नवंबर का बड़ा दिन। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में आज का दिन ऐतिहासिक है। 453 पन्नों का फैसला 6 हिस्सों में बटा और हर लाइन में शेख हसीना के राजनीतिक भविष्य की धड़कनें दर्ज। कोर्ट ने साफ कहा, टेलीफोनिक बातचीत असली है, एआई जनरेटेड नहीं। यानी हसीना के आदेश, निर्देश और फैसले सभी को अब सबूत माना गया है। लेकिन अभी अंतिम फैसला आ गया है। पूर्व पीएम शेख हसीना को होगी फांसी की सजा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को 2 आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना को हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने में दोषी माना है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। कोर्ट ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। वहीं तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल के जेल की सजा सुनाई। ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने ताली बजाकर फैसले का स्वागत किया। कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमा कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया। फिलहाल दोनों नेता बांग्लादेश से फरार हैं और पिछले 15 महीने से भारत में रह रहे हैं। हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत है, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने रिपोर्ट किया, हसीना दोषी ठहराई जा चुकी हैं। हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध, वॉर क्राइम और छात्र आंदोलन को कुचलने के आरोप सबसे गंभीर हैं। हसीना के खिलाफ 5 आरोप। आरोप 1, हत्या, हत्या की कोशिश और नागरिकों पर हमले की मंजूरी। आरोप 2, छात्र आंदोलन को दबाने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों की अनुमति। आरोप नंबर 3, छात्र अबू सईद की हत्या की साजिश। आरोप 4, 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या, सीधे आदेश का आरोप। आरोप 5 प्रदर्शनकारियों को जिंदा जलाना, शव जलाकर सबूत मिटाना। इन आरोपों पर अदालत ने हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं हसीना का कहना है कि ये केस राजनीतिक बदला है, सब आरोप झूठे हैं। उनकी आवामी लीग पार्टी के सदस्य भी यही कह रहे हैं। ये फैसला निष्पक्ष नहीं, ये बदला है। 3 आरोपी, 2 भारत में, 1 सरकारी गवाह बन चुका है। इस केस में 3 मुख्य आरोपी हैं। शेख हसीना जो भारत में रह रही हैं, फरार घोषित असदुज्जमा खान पूर्व गृह मंत्री भारत में, आईजीपी अल ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं। सजा के रियायत संभव। ममून के बयान ने केस की दिशा ही बदल दी। ढाका जैसे शहर में जहां ट्रैफिक 1 मिनट खड़ा न रहे, आज सन्नाटा पसरा है। हर चौराहा
छावनी में बदला हुआ है। 15,000 पुलिसकर्मी तैनात और आदेश साफ, हिंसा करते दिखे तो गोली चलाओ। देश में हाई अलर्ट है क्योंकि हिंसा लगातार बढ़ रही है। 2 बसों को रात भर में आग लगा दी गई। धान मंडी 32 में प्रदर्शनकारियों ने बुलडोजर तक ले गए। हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर को निगरानी के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। साउंड ग्रेनेड फेंके, कई घायल हुए। वहीं पुलिस फायरिंग के वीडियो कोर्ट में पेश हुए। ढाका, रंगपुर, जत्राबाड़ी, रामपुरा, हर जगह पुलिस की कार्रवाई कैमरे में दर्ज थी। ये वीडियो भी फैसले के हिस्से बन गए हैं। 2024 का तख्ता पलट, सारी कहानी की जड़। ये आग 2024 में लगी थी जब छात्र आंदोलन भड़क गया और भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास पर हमला कर दिया। इसके बाद हसीना भारत भाग आई और 20 साल पुरानी आवामी लीग सरकार ढह गई। अंतरिम सरकार बनी, केस शुरू हुए और आज सारी कहानी इस मुकाम पर खड़ी है। बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा तूफान, सबकी नजरें फैसले पर हैं, लेकिन फैसले से पहले ही बांग्लादेश में हिंसा चरम पर है और लोगों ने कहा अगर सजा मौत की है तो क्या बांग्लादेश और जल उठेगा? क्या ये देश के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है? अभी फैसला आ गया है, लेकिन ढाका की सड़कें, कोर्ट के कागज और जनता का गुस्सा सब एक ही बात कह रहे हैं, बांग्लादेश अब वही देश नहीं रहने वाला जो कल था। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मानू के खिलाफ फैसले की घोषणा होने वाली है। इन पर जुलाई अगस्त की आंतर शांति के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप है, जो छात्र आंदोलन के विरोध के बाद फैली थी। अधिकारियों ने उच्च सतर्कता बरती हुई है। तो वहीं लखनऊ स्थित बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में भव्य दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि नए भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार नवाचार, कौशल विकास और उच्च शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। दीक्षांत समारोह के दौरान मंच से आपको बताते चले कुलाधिपति, कुलपति और विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक और प्रोफेसर मौजूद रहे। पिछले 8-8.5 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश नहीं सुधर सकता, क्योंकि मुझे एक लंबे समय तक देश की संसद में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं अक्सर देखता था भारत सरकार के जब आंकड़े आते थे, उन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का कहीं नाम नहीं होता था। उत्तर प्रदेश बॉटम 5 में रहता था। हम तरसते थे कि यूपी टॉप 3 में कब आएगा। ये बॉटम 3 में तो है, टॉप 3 में यूपी क्यों नहीं किसी भी स्कीम में। 2017 में जब हमें अवसर प्राप्त हुआ, हम लोगों के मन में एक भाव आया कि वास्तव में यूपी टॉप 3 में क्यों नहीं हो सकता। हमने यूपी टीम के साथ में अपने मंत्रिमंडल के साथ हम लोग बैठे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठे। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, केवल प्रशासन को और मंत्रियों को यह काम नहीं करना है। याद करना, कोई भी स्कीम तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें जन सहभागिता नहीं होगी। हम जन सहभागिता बढ़ाएं, डायलॉग, पब्लिक के साथ हमारे डायलॉग अच्छे होने चाहिए। परिणाम क्या रहा? आज आप देखते होंगे भारत सरकार की जितनी भी स्कीम निकलती है,
जितनी स्कीम निकलती हैं उन स्कीम में यूपी टॉप 3 में है, टॉप 3 में। आज यूपी पीछे नहीं है किसी भी उसमें। आप देखेंगे यूपी आज देश के अंदर अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें समाधान पे विचार करना होगा। याद रखना, जीवन में सफलता के 2 ही मार्ग हैं, और सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है हम समाधान की तरफ जाएंगे तो सफलता प्राप्त होगी। हम समस्या की तरफ जाएंगे, समस्या को बार बार गिनाते रहेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। समस्या की बजाय समाधान पर ध्यान दीजिए, और समाधान का मार्ग तब निकलेगा जब हम सभी मिलकर के सामूहिक रूप से प्रयास प्रारंभ करें। सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? जब आपके ऊपर संकट आता है। देश के सामने ऐसे संकट आया, और प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा भारत के पराक्रम को, भारत की रक्षा सेनाओं के पराक्रम को, और उस पराक्रम में हमारे सेना के जवानों का साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और सानिध्य तो था ही। उत्तर प्रदेश राज्य को भी गौरव की अनुभूति होती है कि हम भी भारत की रक्षा सेनाओं के साथ में थे, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल इसी लखनऊ में बनी है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का पार्ट है। मुझे याद है जब ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लैंड देनी थी, कहां लैंड मिलेगी? मैंने कहा लखनऊ में मैं लैंड दूंगा और फ्री में लैंड दूंगा। देश की सुरक्षा का मामला आएगा, हम सब कुछ करेंगे। हमने फ्री में लैंड दी। लोगों ने कहा कि इतना पैसा आप जमीन पे लगाएंगे, कैसे आगे चलेगा? हमने कहा सब पैसा यहीं से आएगा, देखना। और पहली खेप वहां से निकली है। आप मान के चलिए कि हर वर्ष जब पूरी कैपेसिटी से ब्रह्मोस मिसाइल का या नोड काम करना प्रारंभ करेगा, उत्तर प्रदेश को प्रतिवर्ष 300 से लेकर 500 करोड़ रुपए का जीएसटी प्राप्त होगा। हमारी लैंड की कॉस्ट क्या होती? जब 2020 में हमने लैंड का ऑफर किया था और ये लैंड 2022 में उपलब्ध करवाई, तब इस लैंड की कॉस्ट मात्र थी बामुश्किल से 200 करोड़। सभी प्रकार की, यानी विकसित लैंड के बाद 200 करोड़ होती, लेकिन हमें उसके बदले में कई गुना पैसा मिल रहा है आज के दिन पे राज्य को। ऐसे ही ड्रोन टेक्नोलॉजीज का भी एक बड़ा सेंटर यूपी बने। इसमें भी यूपी में बने हुए ड्रोन ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और ड्रोन जो इस्तेमाल किया गया था, जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे, वह ड्रोन भी यूपी के अंदर ही बने हैं और यूपी के नौजवानों ने ही बनाए हैं। तो वहीं अयोध्या में इस बार होने वाला है एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन। श्री राम जन्मभूमि को लेकर सभी तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस समारोह का काफी अहम महत्व माना जाता है। ये ध्वजारोहण समारोह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। समारोह के लिए ही राम मंदिर ट्रस्ट ने लगभग 6000 विशिष्ट अतिथियों को भी आमंत्रित किया है। बताया जा रहा है कि इस समारोह में शामिल होंगे मुकेश अंबानी और
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। इनका आमंत्रण समारोह की भव्यता और महत्व को दर्शाता है। न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक और सार्वजनिक दृष्टि से भी ये दिग्गज हस्तियां समारोह में शामिल होकर इसे और यादगार बनाएंगी। ये समारोह इतना खास है कि कारीगरों से प्रधानमंत्री की मुलाकात ही दर्शा रही है कि इस बार अयोध्या में कितना भव्य समारोह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी कारीगरों से होगी, जिन्होंने मंदिर निर्माण में दिन रात मेहनत की है। ये दिखाता है कि मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मेहनत और सामूहिक प्रयास का परिणाम है। वहीं इतने बड़े हो रहे समारोह में ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा और आयोजन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए 25 नवंबर को आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद रहेगा। केवल निमंत्रित अतिथि ही इस दिन ही दर्शन कर पाएंगे। राजनीतिक और बॉलीवुड से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों को निमंत्रण है, इसलिए इनके विमानों से ही पहुँचने की संभावना को देखते हुए एयरपोर्ट पर VIP मूवमेंट बढ़ने की भी संभावना है। इसलिए सुरक्षा बलों ने ही तैयारियां और तेज कर दी है और एयरपोर्ट के आसपास मौजूद होटल, होम स्टे और आवासीय परिसरों की गहन जांच भी चल रही है। 24 से 25 नवंबर के बीच यहां ठहरने वाले सभी यात्रियों का अनिवार्य वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, NSG और CRPF और इसके साथ ही SPG, IB और इसके साथ ही स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से सुरक्षा प्रबंधन संभाल रही है। उड़ानें सामान्य रूप से संचालित होंगी। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि VIP मूवमेंट के बावजूद सामान्य उड़ानों का संचालन बाधित नहीं होगा। केवल VIP आगमन प्रस्थान के दौरान विशेष प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। यात्रियों को रियल टाइम अपडेट देने के लिए बनेगा कंट्रोल रूम। 25 नवंबर को PM मोदी के विशेष विमान से पहुंचने की संभावित टाइमिंग को देखते हुए एयरपोर्ट पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। सुबह 9 से 11 बजे के बीच निर्धारित 2 कमर्शियल फ्लाइट्स के संचालन के दौरान यात्रियों को समय समय पर संदेश भेजकर बुलाने या रोके जाने का निर्णय यहीं से लिए जाएंगे। प्रशासन का निर्देश है कि किसी भी स्थिति में यात्रियों को अनावश्यक परेशानी न हो। ध्वजारोहण समारोह में ही लगभग 190 फीट ऊंचे ध्वज को ही मंदिर के शिखर पर फहराया जाएगा। ये ध्वज धार्मिक प्रतीकों और मंदिर की समृद्ध परंपरा का प्रतीक है। पूरा समारोह श्रद्धालुओं और आम जनता के लिए यहाँ पे अत्यंत भावनात्मक और प्रतिमात्मक होगा। समारोह की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी वो क्षण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत स्वतंत्रता दिवस के अनुरूप ही ध्वज फहराने की प्रक्रिया पूरी करेंगे और ध्वज को ही वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सलामी दी जाएगी। शंखनाद, ढोल नगाड़ों और मंगल बाग की ध्वनि पूरे परिसर में गूंजेगी। ध्वज फहराने की मंदिर परिसर में ही घंटे घड़ियाल बजने लगेंगे। इसके साथ ही राम मंदिर में ही 25 नवंबर को होने वाला ध्वजारोहण समारोह स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह की गरिमा के साथ संपन्न होगा। वैदिक परंपराओं और आधुनिक शिष्टाचार के बीच सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक निर्धारित शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इसी अवधि के भीतर ही चुने गए 30 मिनट के श्रेष्ठ मुहूर्त में ध्वज फहराया जाएगा। ये मुहूर्त दोपहर 12 से 12:30 बजे तक किया जाएगा। तो 25 नवंबर का दिन अयोध्या में ही इतिहास का गवाह बनेगा। देश और दुनिया के दिग्गज श्रद्धालु और भक्त इस भव्य ध्वजारोहण समारोह। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। साथ ही उनके साथ कई गणमान्य अतिथि भी इस दौरान मौजूद। अपने आप के लिए जब वो यहाँ बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने रोम रोम में स्पंदन हो रहा है, अलग आनंद आ रहा है। और क्या धूमधाम से कहीं भगवान कृष्ण को रथ चलाते हुए स्वरूप में देखना, तो कहीं गोवर्धन गिरधारी का स्वरूप दिखाई देना। जोरदार अभिनंदन करो, युवा जो करे कम है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यद्यपि पूरा देश अब वर्तमान के समय में खास करके हमारे लिए तो वो गए जमाने जब सिवाय हॉकी के ओलंपिक में कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी के बलबूते पर जोरदार अभिनंदन करो। कोई गेम हो, कहीं का भी हो। और अभी अभी तो क्रांति गोड़ हमारे प्रदेश की और महिला क्रिकेट तक ने झंडे गाड़ करके देश का मान सम्मान बढ़ाया।
क्या समय आया है और हार को जीत में बदलना अब ये एक दूसरे के किसी की बस की बात नहीं है, ये केवल भारत के बस की बात है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी भारतीय अपने प्रतिभाओं लिए। और लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा है। जब चारों तरफ से अच्छे संकेत आए तो बिहार कैसे पीछे रह सकता है। बिहार के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव, और चुनाव के माध्यम से इतनी बड़ी युवा शक्ति जब वोट देने निकलती है तो युवाओं के सपने कैसे होते हैं, उनका संकल्प क्या होता है, उनके मनोभाव और मनोकामना क्या होती है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मूल मंत्र में सबके सामने आता है। जब वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो दिखाई देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन। सारे समीकरण विकास की आंधी में एक के बाद एक ये प्रतिमान बन रहे हैं। आज बदलते दौर में दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश भारत है। और भारत में खेल खेल में अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर, अपनी प्रतिभाओं के बलबूते पर हमने अपनी धाक भी बनाई और साख भी बनाई। सही कहा विश्वास जी ने, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज का दौर युवाओं का दौर है। ऐसे समय में हमने सबने देखा दुनिया के सामने भारत ने एक एक करके सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से अपनी तेज छलांग लगाई। आज उस छलांग के पैमाने आर्थिक रूप से भी और सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया के सामने स्थापित भी हो रहे हैं। ऐसे समय में जब हमारे अपने प्रदेश की तरफ देखते हैं तो मुझे खुशी है, हमारा प्रदेश का खेल और युवा कल्याण मंत्रालय भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए भी। आने वाले 2047 के लिए, आने वाले 25 साल के लिए, भविष्य में हमारे सभी संकल्प परमात्मा पूरे करे, ये शुभकामना देते हुए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कर्मचारी राज्य आयोग, लोक सेवा आयोग, विभिन्न प्रकार के आयोगों के माध्यम से 1 लाख पदों की सरकारी पूर्ति हमारी सरकार के माध्यम से हो रही। जोरदार अभिनंदन करें। आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। जो जिस दिशा में बढ़ रहा है सरकार सबके लिए काम कर रही। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब यहां कई सारे क्षेत्रों में लगभग 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ के स्वरोजगार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऋण दे करके उनको पैरों पे खड़े करते हुए हमारे अधिकांश युवाओं के लिए विकास के मामले में वो कदम से कदम मिला के चले। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज थोड़े समय की भी कमी है, इसलिए मैं तो आज आपको अपनी फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।